और एक बात और आपने नोट की होगी, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को है ना एक दो बार भी ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टेप्स तो आपने रट लिए होंगे, है ना। तो इसको आप क्या करो, उल्टो मत यार, है ना। उलटने में एक दिक्कत रहती है, अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे करवाते हैं, है ना, कि भाई इसको उलट दोगे तो ये √2/1 हो जाएगा और ये क्यों ऊपर चला जाएगा, P नीचे। हम क्या बोल रहे हैं कि यार अगर ये परिमेय है तो यहाँ पे एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो फिर क्या, अगर एक के अलावा कोई और डिवाइड कर देगा यहाँ पे तो वो परिमेय नहीं रहेगी। अगर वो नहीं रहेगी तो यहाँ पर क्यों है। बट शुरुआत में आप में से ज़्यादा लोग रटते ही हो कि यार ये चीज़ जैसे आपने करी, आपको लिखना होता है कि 5p² का एक गुणनखंड। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, अक्सर आपने देखा होगा, चाहे आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर का, आपको ऐसे क्वेश्चन नज़र आते ही होंगे उसमें, है ना। मतलब वर्गमूल 5 हो गया, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, है ना। ऐसी संख्याओं को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है और ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा, हर बार पूछा ही जाता है। और एक बात और आपने नोट की होगी, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को, है ना, एक दो बार भी ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टेप्स तो आपने रट लिए होंगे कि भाई टीचर ने ऐसा बताया कि भाई इसको ये मानना है, इसको ऐसे करना है, तो आप वैसा करते गए होगे, है ना। जबकि आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आया होगा कि यार इसको यही क्यों मान रहे हैं, ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो वो सारे जो आपके डाउट हैं वो आपको इस लेक्चर में, है ना, क्लियर होते हुए दिख जाएंगे। मतलब एक एक चीज़ जो हम करते हैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 की, है ना, कंप्लीट प्रश्नावली 1.2, है ना, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। अब देखो, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन शुरू करूँ, अब इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक प्रमेय आनी चाहिए, जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी में प्रमेय 1.2 है, पुरानी एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो प्रमेय 1.3, ठीक है, प्रमेय सेम ही है। अब ये जो प्रमेय है अगर आप समझ लेते हो तो आपको एक स्टेप आएगा उन क्वेश्चंस में, वो रटना नहीं पड़ेगा। अब वो स्टेप क्या होगा वो बाद में समझेंगे, पहले ये प्रमेय क्या समझो। प्रमेय कहती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। पहली बात तो p क्या है, एक अभाज्य संख्या। यदि p a के वर्ग को विभाजित करती है, a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यही प्रमेय अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको तो ऐसे समझो कि देखो, अगर जो p है ये कोई अभाज्य संख्या है ना, p क्या है, कोई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हो जिनके एग्जैक्टली दो गुणनखंड हो, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, ठीक है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या आपने देखी होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। मतलब इन सभी के आप देखोगे तो केवल और केवल दो गुणनखंड है, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। जैसे 2 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। ऐसे भी 3 क्या होगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। 5 क्या होगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा। मतलब क्या, इन सभी के एग्जैक्टली दो गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्याएं हैं जिनके एग्जैक्टली दो गुणनखंड हो, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो मतलब जो p है ना, अगर वो कोई अभाज्य संख्या है, समझ में आ गई बात। p अगर कोई अभाज्य संख्या है और p ने क्या किया, a² को डिवाइड कर दिया, है ना। p क्या करती है, a² को डिवाइड कर देती है। मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूँ, टिक का मतलब समझो, डिवाइड कर दिया, ठीक है। p जो है a² को अगर डिवाइड कर देती है तो पक्की बात है कि जो p है वो a को भी डिवाइड करेगी। ये है प्रमेय। जहाँ पर a क्या है, जहाँ पर a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक आप समझते हो, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, इस तरह से, मतलब नेचुरल नंबर है कोई। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है और p a के स्क्वायर को डिवाइड कर दे तो p a को भी डिवाइड करेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे मान लो p की जगह, है ना, मैं यहाँ पे p की जगह किसको रखूँ, मान लो मैं रख देता हूँ, मान लो 5 को। अब 5 जो है, देखो, क्या ये 100 को डिवाइड कर सकता है, क्या ये 100 को डिवाइड कर सकता है, हाँ। अब अगर आप देखोगे तो 100 क्या है भाई, 100 है 10 का स्क्वायर, यानी कि p 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 10 क्या है, a की जगह, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। तो पक्की बात है कि 5 क्या करेगा, 10 को भी डिवाइड कर देगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा था ना, स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बचेगा, बेस बचेगा इसका a। तो वैसे यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटा दो, क्या बचेगा, 10। तो अगर ये 10 के स्क्वायर यानी 100 को डिवाइड करता है तो ये 10 को भी डिवाइड करेगा। लेकिन सोचो कि अगर ये अभाज्य संख्या नहीं होता
तब हमेशा ऐसा होगा, तब जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये अभाज्य संख्या होगा तब हमेशा यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये है आपकी प्रमेय 1.2 और ये प्रमेय इसी सवाल में यूज होगी जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। प्रमेय याद रखना 1.2। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम ये जो क्वेश्चन है इसको करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, जिसको हिंदी में बोलाता है विरोधाभास। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलते हैं? विरोधाभास। मतलब जो हम मेथड यूज करते हैं वो क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास। ठीक है, अब यहाँ पे विरोधाभास का मतलब क्या कि हम शुरुआत में जो हमें प्रूव करना है उसके उल्टी स्टेटमेंट मान लेंगे और एंड में जाके दिखाएंगे कि यार हमने जो स्टेटमेंट मानी थी ना वो कहीं ना कहीं से विरोध पैदा कर रही है, कुछ गलत हो रहा है। मतलब हमने जो माना था वही गलत था, तो उसका उल्टा सही हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम अपरिमेय की जगह परिमेय मान लेंगे और एंड में जाके कुछ ना कुछ लॉजिक लाएंगे और दिखाएंगे कि हमने जो बोला था यार वो गलत था, कहीं ना कहीं हमने तो परिमेय बोल दिया था, गलत था, यानी कि वो अपरिमेय है। तो ये मेथड लगता है यहाँ पे। कैसे करेंगे इस मेथड को अप्लाई, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अगर हमें यूज करना है तो जो भी हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा मानेंगे, उसके विरोध में कुछ मान लो। यहाँ पे बोला है अपरिमेय सिद्ध करो तो हम बोलेंगे माना वर्गमूल 5 परिमेय है। माना वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद लॉजिक ये लगाना है आपको कि आपने परिमेय संख्या की परिभाषा क्या पढ़ी थी, है ना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है पक्का कि इम्प्लाई करेगा कि यार वर्गमूल 5 को हम P/Q के रूप में लिख पाए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने परिमेय माना है तो परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर P और Q क्या है ये आपको अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे जहां, अब ये वाला स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ ना ये भी बहुत सारे बच्चे रटते हैं, अभी मैं समझा दूँ उसमें क्या चीज़ रटते हो और वो उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो जहाँ P व Q असहभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है अभी समझा रहा हूँ। जहाँ P और Q असहभाज्य पूर्णांक हैं तथा जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसका, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए भाई, है ना, नहीं तो वो तो डिफाइंड नहीं होगा ना। ये है। अब यहाँ पे रटने वाली क्या बात होती है समझो। असहभाज्य का मतलब क्या होता है? असहभाज्य का मतलब होता है जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो। अगर आप शॉर्ट में जल्दी से लिखना चाहो, जहाँ HCF PQ का 1 है और Q 0 नहीं है। मतलब इसी स्टेटमेंट को अगर आपके पास टाइम कम है, आप जल्दी से लिखना चाहो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, जहाँ, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, जहाँ, ठीक है, जहाँ HCF जो है P और Q का, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बराबर 1 है और, है ना, ये एंड का निशान है, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है ना। ये जो मैंने लाइन लिखी लंबी चौड़ी सी, इसको आप, है ना, इसको आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहो, आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो इतने में भी ख़त्म कर सकते हो लिख के। ठीक है, एक ही बात है वो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? लेकिन चलो यार, अब में से बहुत से की आदत ऐसी पड़ी हुई तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इनका HCF 1 हो, है ना, यानी कि इनके पास 1 के अलावा कोई और ऐसा गुणनखंड नहीं है जो P का भी गुणनखंड हो, Q का भी गुणनखंड हो, या फिर जो P को भी डिवाइड कर दे, Q को भी डिवाइड कर दे, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हम रटते ये हैं कि बच्चा कई बार ये सोच लेता है कि सर देखो, अगर मैं मान लो 15/20 लिख दूं तो ये तो परिमेय है। 15/20 आपने पढ़ा ना भाई, ये तो परिमेय होगा। ठीक है ना, नीचे वाला 0 नहीं है, दोनों पूर्णांक है, मतलब परिमेय है। परिमेय संख्या की यही डेफिनेशन है कि P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 15 भी पूर्णांक है, 20 भी पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार 15 को 5 डिवाइड कर सकता है भाई, 20 को भी 5 डिवाइड कर सकता है। मतलब इनका HCF 1 तो नहीं है, 1 के अलावा एक संख्या मुझे 5 मिल रही है जो दोनों को डिवाइड कर पा रही है, उसके बावजूद ये परिमेय है। हम क्या बोल रहे हैं कि यार अगर ये परिमेय है तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर पाए। तो फिर क्या, अगर 1 के अलावा कोई और डिवाइड कर देगा यहाँ पे तो वो परिमेय नहीं रहेगी। अगर वो नहीं रहेगी तो यहाँ पर क्यों है? तो उसका रीजन ये है सर कि ठीक है ये 5 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन सोचो कि अगर मैं इसको काट दूँ 5 से और तब तक काटता रहूँ, जरूरी नहीं यही हो, कोई भी संख्या हो अपने पास, जब तक काटता रहूँ, जब तक वो कटना बंद ना हो, तो वो अपने मिनिमम रूप में आ जाएगी, निम्नतम रूप में आ जाएगी, है ना। जैसे अगर इसको 5 से काटो तो 5 3 15 और 5 चौक 20 होगा कि नहीं होगा भाई? तो मतलब ये चीज़ 3/4 के बराबर हो जाएगी कि नहीं, जो 15/20 थी पहले।
अब ये कट रहा है नहीं, जब ये कटना बंद हो जाए, जब ये निम्नतम रूप में हो, तब तो एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी इनका HCF 1 आएगा 3 और 4 का। तो वही लिखा हुआ है कि मतलब कि जो भी संख्या रही होगी काट काट के इसको निम्नतम रूप में लिख दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये बोला जाता है। तो पहला जो आपने चीज़ रटी हुई थी कि ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि अगर वो निम्नतम रूप में नहीं भी होगा तब भी प्रमेय होगा, लेकिन हम हर संख्या को जो कट रही है काट तो सकते ही हो, है ना। यहाँ तक आ गया। अब जैसे ही इतना आया, अब आपको क्या करना है, क्यू को इधर लेके आना है। तो यहाँ से आ गया वर्गमूल 5Q बराबर P। अब ये जो है ना, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दो, है ना। इसमें क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, यहाँ पे आप लिख लेना दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। दोनों तरफ अगर यार आप वर्ग करोगे तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग कितना होता है 5, और ये हो जाएगा Q का वर्ग बराबर हो जाएगा P का वर्ग। इसको बोलो समीकरण 1, है ना, इसको क्या बोलो, समीकरण 1। अब इसके बाद वाली कहानी देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने रट रखी होती है। रट क्या रखी होती है सर, देखो ऐसा लिखा जाता है इसके बाद, है ना, मैं समझाऊंगा कि वो क्यों लिखा जाता है ना, बट आपने ऐसे ज़्यादातर लोगों ने रटी ही होगी। इसके बाद लिखा जाता है कि भाई इस इक्वेशन से हमें पता लगता है ना, हम बोलेंगे अतः 5p² का एक गुणनखंड है। बच्चा समझता भी नहीं कि कैसे पता लगा कि 5p² का गुणनखंड होगा। बहुत सारे मतलब समझते हैं, लेकिन कुछ जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं, लगभग हम सभी, तब हम नहीं समझते हैं ना, थोड़ा टाइम बाद समझ में आता है, बट शुरुआत में आप में से ज़्यादा लोग रटते ही हो कि यार ये चीज़ जैसे आपने करी, आपको लिखना होता है कि 5p² का एक गुणनखंड है, p² का एक गुणनखंड है। अब मैं समझाता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, गुणनखंड है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, देखो सर, p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो p का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, q का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। दो पूर्णांक को गुणा करके तीसरा पूर्णांक आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं लिख दूं 3 × 5 बराबर 15। तो अगर आप देखो कि दो पूर्णांक को गुणा करके तीसरा पूर्णांक आ रहा है, या फिर अगर ये वर्ग में है ना, तो चलो मैं वर्ग में लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर 3 × 5 करके 15 लिख दिया, दो पूर्णांक को गुणा करके तीसरा पूर्णांक आ रहा है, तो इसका मतलब यही तो हुआ यार कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे 15 आता है, ठीक है। तो मतलब क्या भाई, मतलब कि 3 के पहाड़े में अगर 15 आ रहा है तो 3 15 गुणनखंड हो गए। तो वैसे ही अब अगर ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो मतलब दो पूर्णांक गुणा करके तीसरा पूर्णांक आया, तो मतलब 5 का पहाड़ा Q² बार पढ़ने पे P² आता है, यही तो मतलब होगा, है ना। 5 का पहाड़ा Q² पढ़ने के बाद P² आता है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब 5 के पहाड़े में P² आ रहा है, अगर 5 के पहाड़े में P² आ रहा है मतलब 5p² का एक गुणनखंड है, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ तक का लॉजिक क्लियर है आपको कि भाई ऐसी लाइन हम क्यों लिखते हैं, ऐसी लाइन हम क्यों लिखते हैं। अगर ये क्लियर है सर तो फिर हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब है 5, अगर p² का गुणनखंड है तो 5p का भी गुणनखंड होगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा तो आपने अभी थ्योरम पढ़ी थी, इसको भी आप रट रहे थे ना पहले, जब तक थ्योरम ध्यान में नहीं थी, बट थ्योरम में ही तो पढ़ी थी हमने चीज़, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे भाई हमने जो थ्योरम पढ़ी थी यानी प्रमेय पढ़ी थी 1.2 है आपकी NCERT में, उसके हिसाब से, है ना। अभी मैंने आपको दिखाया था कि भैया देखो, अगर p कोई अभाज्य संख्या हो, यानी कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को डिवाइड कर दे तो उसको भी करेगी स्क्वायर हटाने के बाद जो बचेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, है ना, तो क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि जो 5 है ये अभाज्य संख्या है, क्या 5 अभाज्य संख्या नहीं है, है भाई 5 अभाज्य संख्या है ना। और p पूर्णांक ही तो है भाई, है ना, p क्या है, पूर्णांक, ठीक है। तो p² भी क्या होगा, p² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है मतलब, ठीक है ना, p² को डिवाइड करेगा। तो मतलब अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा था, ठीक है, तो मतलब कोई अभाज्य संख्या अगर p के स्क्वायर को डिवाइड कर रही थी तो p को भी डिवाइड करेगी, है ना। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर यार p डिवाइड कर रही थी a² को, यहाँ पे a की जगह p आ गया है, बस जिसको डिवाइड किया जा रहा था वहाँ पे p बन गया है, उसको a समझ लो, अगर थोड़ी देर के लिए आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये p था पिछली बार, बट यहाँ पे थोड़ा बदल गया है ना। तो वेरिएबल के नाम में क्या रखा है, खैर आप भावनाओं को समझो।
ठीक है, तो मगर मतलब 5 जो कि एक अभाज्य संख्या है, p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो स्क्वायर हटाने के बाद जो बचेगा उसको भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा मतलब गुणनखंड होगा। ठीक है, अब जैसे ही इतना होता है ना, अगला स्टेप फिर बच्चा रटने लग जाता है। अगला स्टेप बच्चा रटता कैसे, ध्यान से देखो। अगला स्टेप बच्चा रटता ऐसे है कि टीचर बताता है, देखो बेटा इसके बाद आपको ना एक लाइन लिखनी है, माना। ठीक है, माना। ठीक है, p जो है वो 5 r है या समथिंग ऐसा कुछ करके, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है जहाँ r एक पूर्णांक है। ठीक है, अब बच्चा सोचता है इसको 5r ही क्यों मान रहे हैं, है ना। बच्चा क्या सोचता है कि यार इसको 5r ही क्यों मान रहे हैं, तो उसको दिमाग में आता है अच्छा हर जगह 5 5 5 या वर्गमूल 5 दिख रहा था इसलिए 5r मान रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है सर, लॉजिक देखो ये है, लॉजिक यहाँ छुपा हुआ है। 5 p का गुणनखंड होगा ना, तो मतलब 5 के पहाड़े में p आता होगा ना। कितनी बार पे हमें क्या पता, r बार पे मान लेते हैं भाई। 5 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे तो p आता होगा, तभी तो 5 p का गुणनखंड बन पा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँगा कि 5 20 का गुणनखंड है, तो भैया 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ के ही 20 आ रहा है ना। तो ऐसे ही 4 बार पे आया, क्योंकि मुझे पता था ये तो 20 है, लेकिन ये तो p की वैल्यू क्या मुझे नहीं पता। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ कि p आ जाए, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा r बार। भाई कुछ बार तो पढ़ेंगे, लेकिन जितनी बार पढ़ेंगे वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 5 का पहाड़ा 2.5 बार पढ़ लोगे, ऐसा तो नहीं ना भाई, पूर्णांक बार पढ़ोगे। इसीलिए r भी क्या है, एक पूर्णांक है। लॉजिक समझ में आया। अब जैसे ही इतना समझ में आया आपको, है ना, अब देखो फिर से आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब 5 r बराबर कौन है, p, तो समीकरण 1 में रख दो, है ना। इसे मान लो समीकरण 2 है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि यार देखो p बराबर 5r समीकरण 1 में रखो। ठीक है, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा भाई हमें। देखो भाई 5q स्क्वायर है, समीकरण 1 उतारो ना, 5q स्क्वायर है बराबर p स्क्वायर है। क्या है, चलो मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, p स्क्वायर है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको अगली लाइन में लिखेंगे, ये यहाँ पे। ठीक है, ये आप एक काम करो, है ना, अच्छा तरीका ये होगा, ये रखो। ठीक है, और ये मैं लिखूँगा अगली लाइन में जब मैं रख दूँगा यहाँ पे, है ना। तो हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p की जगह क्या रख दिया मैंने, 5r। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रीन में कर देते हैं यार। ठीक है, इतना हुआ। अब जैसे ही इतना हुआ ना भाई, फिर से यहाँ से हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25r स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, है ना। 5 से काटो तो q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं घिचपिच नहीं कर रहा, बट यहाँ आप समझ जाना, यहाँ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब फिर से आप देख रहे हो 5 का पहाड़ा r स्क्वायर बार पढ़ने पे q स्क्वायर आ रहा है। 5 को r स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं तो q स्क्वायर आ रहा है। r पूर्णांक था तो उसका स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, q पूर्णांक था तो उसका स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। दो पूर्णांकों का गुणनफल एक पूर्णांक है, मतलब 5 के पहाड़े में ये आएगा यार, क्योंकि 5 का पहाड़ा r स्क्वायर पर पढ़ने पे q स्क्वायर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, ठीक है, या तो एक काम करते हैं, मैं इसको नीचे लिखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा कि 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अतः 5q का भी गुणनखंड होगा, है ना। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार देखो, है ना, हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार देखो, सबसे पहले हमने देखा कि जो 5 है ना, ये जो 5 है ये क्या था, ये क्या था भाई, 5 जो है ये p का गुणनखंड होगा, हमने लिखा था। और यहाँ क्या लिख दिया, 5 जो है q का भी गुणनखंड है ना। या तो मैं इसको हाईलाइट ही करता हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ से आ गया ये 5 q का गुणनखंड है, वहाँ से आ गया 5 p का भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अतः, ठीक है, हम कह सकते हैं अतः 5 p व q दोनों का
गुणनखंड है। अब ये तो गड़बड़ा गया ना मामला, क्योंकि हमने मिनिमम फॉर्म में लिख दिया था भाई, काट काट के हमने मिनिमम फॉर्म में लिख दिया था, है ना, जब तक कट रहा था। और हमने कहा था अब ये असहभाज्य हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है असहभाज्य बनाने के बाद भी पी व क्यू दोनों का गुणनखंड कौन आ गया, 5। हम बोलेंगे यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि हमने P व Q को असहभाज्य कहा था, अतः अब देखो, अब कहीं और तो कोई लॉजिक नहीं है जो गलत हो, है ना। इसका मतलब हमने शुरुआत में ही एक गलती कर दी थी, जो हमने माना था ना, जब भाई हमने परिमेय माना तभी तो ये चीज़ आई, तभी तो हमने ये लिखा, है ना। जब ये चीज़ होगी तो हम ये लिख सकते हैं ना काट काट के, तो यहाँ तो गलती नहीं है। मतलब गलती कहाँ हुई होगी यहाँ पे, देखो भाई, कोई भी परिमेय संख्या होगी, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में जाके कि अगर हमारा कथन असत्य था तो क्या अब तो यहीं पर असत्य हो जाता, है ना, तो उसी को क्यों बोल रहे हैं। अरे देखो भाई, जब हम किसी भी को भी P/Q के रूप में लिखें तो उसको काट काट के, अगर वो कट रहा है तो ऐसे लिखा जा सकता है कि वो असहभाज्य हो जाए, और नहीं कट रहा तो ऑलरेडी होगा, तो मतलब काटा जा सकता है, उसमें तो कोई गलती नहीं होगी। तो गलती यही हुई है कि हमने जो परिमेय मान लिया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अतः, ठीक है, अतः हमारा कथन, ठीक है, अतः हमारा कथन असत्य था, हमारा कथन असत्य था, और जो वर्गमूल 5 है ना, वर्गमूल 5 ये अपरिमेय है ना, अपरिमेय। ठीक है, अब लॉजिक समझ में आया आपको सारा, है ना। अब यार बिल्कुल ऐसे ही होता है, चाहे ये वर्गमूल 5 दे दे, वर्गमूल, है ना, 2 दे दे, वर्गमूल 3 दे दे, बिल्कुल यही लॉजिक चलेगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, है ना। फिर चलते हैं थोड़ा आगे। चलिए, अब ये तो समझ लिया था हमने। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें हमें सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, हालांकि ये आसान है ना। मतलब क्या है कि प्रूफ तो इसमें भी हमें इसको अपरिमेय करना है, लेकिन ये लंबी चौड़ी चीज देख के आपको लगता होगा यार ये कठिन होता होगा, नहीं, ये और आसान होता है। जो पिछला क्वेश्चन था उससे आसान पड़ेगा ये। क्यों आसान पड़ेगा मैं समझा देता हूँ कि देखो यार, इसको ना हम हल्का सा, है ना, तरीके में हल्का सा बदलाव करेंगे। क्योंकि अगर आपको ऐसे कुछ प्लस माइनस में दिया जाए ना, जैसे 3 + 2√5, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्गमूल 5 को आप अपरिमेय पहले से ही मान के चलोगे, इसको नहीं सिद्ध करना अलग से। हमें सिद्ध ये करना है कि अगर वर्गमूल 5 का 2 गुना किया जाए, उसमें 3 जोड़ा जाए, मतलब ये जो सब कुछ कैलकुलेट करके आ रहा है ये अपरिमेय है। और ऐसे क्वेश्चन को करने में हमें आसानी रहती है। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो खैर अपना वही रहेगा, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करना है, तो हम बोलेंगे माना जो भी है यहाँ पर 3 + 2√5, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये एक परिमेय संख्या। पहली स्टेटमेंट तो यही रहेगी भाई, पहली स्टेटमेंट यही रहेगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये परिमेय है तो आपको पता है कि यार अगर ये परिमेय है ना, तो जो भी है यहाँ पर 3 + 2√5, इसको आप लिख पाओगे P/Q के रूप में, है ना। इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर, है ना, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, जहां P व Q असहभाज्य पूर्णांक हैं, तथा Q 0 नहीं है,
ठीक है, इतना हो गया। हालांकि जिस तरीके से इसको करने वाले इसमें अगर आप ऐसा भाज्य ना भी लिखो है ना, तब भी चल जाएगा, क्योंकि मिनिमम फॉर्म में हो यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा अलग मेथड अपनाने वाले हैं जो कि छोटा बना देगा इस क्वेश्चन को, है ना। जब भी आपको ऐसे प्लस माइनस में दे तो आप इस तरीके से करना। आप देखो इसके बाद आप क्या करना, मैंने कहा कि इसमें अगर मैं सिर्फ वर्गमूल 5 की बात करूँ तो उसको हम अपरिमेय मान के चलेंगे, वो सिद्ध नहीं करना। तो आप वर्गमूल 5 एक तरफ बचाओगे, बाकी सब उस तरफ शिफ्ट कर दोगे, है ना। तो कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2√5, इस तरफ क्या है p/q, और ये जो 3 है उधर जाएगा माइनस, है ना। अगले स्टेप में 2 भी कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो मैं अभी कर दे रहा हूँ यार, है ना। ये जो 2 है ना, अगले स्टेप में तो डिवाइड में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको, है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अजीब लगनी चाहिए। अजीब क्यों लगनी चाहिए, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यार वर्गमूल 5 तो अपरिमेय है, वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय, है ना। ये हमें अलग से सिद्ध नहीं करना होता, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिक्स करके दिया जाएगा, याद रखना ये अलाउड है, ठीक है ना। अब अगर ये अपरिमेय है तो आप इसको देखो, p/q क्या था, हमने परिमेय माना था, तो मतलब इसको परिमेय संख्या p/q के बराबर लिख रहे थे, मतलब ये वाली चीज परिमेय है। 3 आप जानते हो यार परिमेय होता है ना, 2 भी आप जानते हो परिमेय होता है, तो परिमेय माइनस परिमेय कर रहे हैं, उसको 0 के अलावा किसी परिमेय संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो परिमेय संख्याओं में से परिमेय संख्या घटाने में परिमेय संख्या ही आती है ना, यानी कि ये परिमेय है। डिवाइड बाई 2 करोगे, परिमेय डिवाइड बाई, है ना, नॉन जीरो परिमेय संख्या, ये भी परिमेय ही रहेगी, है ना। तो मतलब ये सारा मिला के जो भी आ रहा है ये परिमेय है, ये सारा जो मिला के आ रहा है ये परिमेय है। बस यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा कि हम बोलेंगे भाई जो इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 है, ये विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। क्यों, क्योंकि ये तो अपरिमेय है जबकि ये परिमेय है, और हमें पता है कि अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में बराबर लिख दिया है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न करती है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न करती है। इसीलिए यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट गलत था और वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब इस चीज़ को लिखने का तरीका क्या होगा, ये तो मैंने आपको जस्ट समझा दिया है ना। आप ऐसे तो गोला बना के थोड़ी लिखोगे, ऐसे तीर थोड़ी बनाओगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ वर्गमूल 5 जो है अपरिमेय है, वर्गमूल 5 अपरिमेय है, जबकि जो p/q -3/2 है ना, ये परिमेय है, ये परिमेय है। और कभी भी परिमेय, ठीक है, और परिमेय और अपरिमेय, है ना, अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं, है ना, अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है परिमेय के, है ना। अतः समीकरण 1, है ना, जो समीकरण 1 है सर, है ना, ये जो समीकरण 1 है यह सत्य नहीं हो सकती, सत्य नहीं हो सकती, मतलब इक्वेशन 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती वैसे, है ना, और विरोधाभास उत्पन्न करती है, और विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः जो हमने शुरू में कथन माना था वो गलत था, अतः हमारा कथन असत्य था, हमारा कथन असत्य था, और जो भी है ये 3 + 2√5 ये अपरिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो यार देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे प्लस माइनस में दिया जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं 1/√2, है ना। तो पहला स्टेप वही रहेगा, है ना, हम क्या लिखेंगे, माना,
याद रहे मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। इसमें भी ये जो आपको संख्याएं दी गई हैं अलग अलग पार्ट में, 1 2 3 3 पार्ट है टोटल, इसमें हमें प्रत्येक को अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो हम उल्टा मानेंगे, माना 1/वर्गमूल 2 जो भी है ना, ये परिमेय है। ये मैंने क्या मान लिया कि ये परिमेय है। ठीक है, अब आपको पता है यार कि अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब 1/वर्गमूल 2 जो भी है इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ p व q असहभाज्य पूर्णांक है तथा q 0 नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना, पहले जब ऊपर 1 हो, है ना, तो इसको आप क्या करो, उल्टो मत यार, है ना। उलटने में एक दिक्कत रहती है, अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे करवाते हैं, है ना, कि भाई इसको उलट दोगे तो ये √2/1 हो जाएगा और ये q ऊपर चला जाएगा, p नीचे। पर उस केस में हमें फिर बताना पड़ता है कि भाई p भी तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि p डिनोमिनेटर में आ गया ना। ठीक है, हालांकि ये बात प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे हम कि भाई p भी 0 नहीं है, लेकिन अभी तक तो देखो, अगर मैं ये ना लिखूँ अभी तक तो हमने कहीं p के बारे में नहीं बोला ना, q 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर नीचे p आ गया तो p भी 0 नहीं होना चाहिए था, वो हमने पहले बोला नहीं है। हालांकि ये बात प्रूव की जा सकती है यहाँ पे कि यहाँ पर p भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यार ये नॉन जीरो नंबर है और ये भी नॉन जीरो है। तो बताओ अगर दोनों बराबर होने हैं तो यहाँ पे आप 0 कैसे रख दोगे? फिर तो ये 0 हो जाएगा, है ना, वो इक्वल नहीं होगा, इसलिए p 0 नहीं होगा। बट वो चीज़ है ना, बहुत सब कुछ लिखना पड़ जाएगा। तो आप एक काम करो, है ना, बहुत सारे लोग टीचर इस पर ध्यान नहीं देते तो ये स्टेप को सही कर देते। बट अगर टीचर चाहे और आपने यहाँ पे p लिखा हुआ है नीचे और आपने ये नहीं बताया कि भाई p भी 0 नहीं है तो नंबर कट सकता है ना, इसलिए वैसे करो मत। आप क्या करो सिंपली, है ना, आप क्या करो सिंपली, है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा q = p√2 या √2p। बस यार, अब इसको दोनों तरफ वर्क कर दो ना भाई, दोनों तरफ वर्क करोगे तो यहाँ हो जाएगा q², यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2p²। समझ में आ गई बात? ये हो गई इक्वेशन 1। ऐसे कर लो यार आप इसको, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर। आप लिख लेना यहाँ पे, है ना, ये कैसे आया, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है यार कि q एक इंटीजर था यानी पूर्णांक था, p भी एक पूर्णांक था, है ना। तो 2 का पहाड़ा पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक पर पढ़ने पर ये q आ रहा है। अब याद रहे आपको कि कौन किसका है भाई, 2q² का। यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगी कहानी ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि 2, है ना, q² का, p² का नहीं, q² का, है ना। जो पहला हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो भी आया था 5 वो पहले p² का था, बाद में q का बना था ना। बट यहाँ उल्टा क्यों हो गया, हमने उलट मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, थोड़ा अंदर आ गया। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखो 2 इसके साथ गुणा होकर ये आ रहा है, मतलब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ने पे ये आ रहा है, मतलब 2 इसका गुणनखंड होगा। बस इतना आपको लॉजिक रखना है। तो 2q² का गुणनखंड है, 2q² का गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब कि 2 एक अभाज्य संख्या है ना, तो 2 अगर q² गुणनखंड है तो 2q का भी गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्यों होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यार एनसीईआरटी में प्रमेय दे रखी है 1.2 वाली। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगले स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर 2q का गुणनखंड है, 2q का गुणनखंड है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यार 2 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे तो q आता होगा, है ना। वही लॉजिक लग रहा है सेम कि भाई अगर 50 का, है ना, 5 गुणनखंड है तो 5 का पहाड़ा कुछ बार पढ़ने पे, 10 बार पढ़ने पे तो 50 आता होगा। तो वैसे ही है यहाँ पर भी भाई, ठीक है, कि अगर q का 2 गुणनखंड है तो 2 का पहाड़ा कुछ बार तो पढ़ते होंगे, हमें नहीं पता कितनी बार, r बार, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेना जहाँ r पूर्णांक है, जहाँ r एक पूर्णांक है, ठीक है ना भाई, क्योंकि पहाड़ा पूर्णांक पर पड़ जाएगा तभी वो गुणनखंड होगा। ऐसा नहीं कि आपने
2 का पहाड़ा 1.5 बार पढ़ा और 3 आ गया तो आप बोलोगे कि भाई वो गुणनखंड नहीं, वो सब नहीं होता ना, पूर्णांक बार पढ़ा जाता है। तो जहाँ आर एक पूर्णांक है, इसीलिए हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आर क्या। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ, आप सिंपली क्या करो, ये वाली इक्वेशन उतारो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p²। ठीक है, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया यार, है ना, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से। और इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप क्या कर दो, ये पुट कर दो क्यू की जगह क्या, क्यू की जगह 2r है, तो जो ये क्यू है इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 2r बराबर क्या आ गया, 2p², है ना। अब अगर हम यहाँ से देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4r², है ना, यहीं से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से क्या मिल गया, 4r² इज इक्वल टू 2p²। अब दोनों तरफ 2 से काटोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा देखो, है ना, ये 2r² बचेगा और वहाँ क्या हो जाएगा, p²। ठीक है ना, इसके बाद वाला स्टेप इधर है। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 का पहाड़ा r² बार पढ़ने पे p² आता है। अब r भी पूर्णांक है तो r का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा और p² तो पूर्णांक है ही, क्योंकि p पूर्णांक था। तो 2 का पहाड़ा किसी पूर्णांक पर पढ़ने पे ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आएगा कि 2p का p² का, है ना, 2p² का गुणनखंड है। ठीक है, इसका मतलब 2p का भी गुणनखंड होगा, है ना। अब यार आप देख सकते हो 2p का भी गुणनखंड है और 2q का भी गुणनखंड है, मतलब दोनों का गुणनखंड है, साझा गुणनखंड है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अतः दो जो है ना ये, ठीक है, ये p व q दोनों का, है ना, p व q दोनों का साझा गुणनखंड है, या गुणनखंड है लिख दे रहा है यार, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, यह है विरोधाभास उत्पन्न करता है, यह है विरोधाभास उत्पन्न करता है। क्योंकि p व q असहभाज्य माने थे ना भाई हमने, असहभाज्य हैं, असहभाज्य हैं तो एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हमारा कथन ही कहीं ना कहीं ऊपर गलत था जो हमने शुरुआत करी थी, है ना। अतः हमारा कथन असत्य था और जो भी है 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है, अपरिमेय है। ठीक है भाई, तो ये हो गया यार, PDF आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट तब भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या है, 7√5, है ना, दूसरा वाला अगर मैं आपको कराऊं, है ना, अगला पार्ट, है ना, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन नंबर 3 का, है ना, सॉल्यूशन 3 का तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा, यहाँ पे क्या है 7√5। तो देखो ये भी आसान है, सबसे पहले स्टेप तो वही रहेगा, माना 7√5 जो है ये परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय। जब भी आप गुणा भाग में देख लो ना, जैसे 7 के साथ गुणा हो रहा है √5, तब ये आसान हो जाता है। और ठीक है, अब जब ये परिमेय है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार कि अगर ये परिमेय है तो 7√5 जो भी था इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q असहभाज्य पूर्णांक है।
व Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना। अब यार आप एक काम करना, ऐसे क्वेश्चन में है ना, यहाँ पर वर्गमूल 5 अपनी जगह रहेगा, देखो जरा ध्यान से, वर्गमूल 5 अपनी जगह रहेगा, है ना। ये हो जाएगा P डिवाइड बाई, नीचे Q था, नीचे आ जाएगा 7 Q। ठीक है भाई। अब आप क्या बोल सकते हो कि देखो P बाई Q क्या था, परिमेय, 7 भी परिमेय था, तो नीचे है ना 7 आ गया, तो अभी भी ये परिमेय रहेगा, जबकि ये अपरिमेय है। तो हम बोलेंगे यहाँ वर्गमूल 5 अपरिमेय है। ठीक है ना। जब आपको अलग से गुणा भाग में दिया जाए तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसको आप अपरिमेय ही मान के चलोगे, वो प्रूफ नहीं करना होता आपको। ठीक है, ये वर्गमूल 5 अपरिमेय है, जबकि है ना इक्वेशन 1 में, जबकि P डिवाइड बाई 7Q परिमेय है। क्यों है परिमेय, फिर से समझा देता हूँ, है ना भाई। ये जो संख्या थी हमने इसको परिमेय संख्या के बराबर माना था, मतलब P बाई Q परिमेय है ना। तो P बाई Q परिमेय था, 7 से डिवाइड किया तब भी परिमेय रहेगा यार। ठीक है, परिमेय है ना। और अपरिमेय संख्या कभी भी, है ना, अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या, है ना। अतः समीकरण 1 जो है, यानी कि जिसमें हमने अपरिमेय को परिमेय के बराबर लिख दिया, इसलिए में ये हो ही नहीं सकता है ना। तो अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अतः समीकरण 1 विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें हमने अपरिमेय को परिमेय के बराबर लिख दिया है ना। विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है ना। ठीक है, अतः समीकरण 1 विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसका मतलब हमारा कथन, है ना, हमारा कथन असत्य था और जो भी है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला वाला देखो क्या है, 6 + √2 है ना, ये तो वैसे ही होगा खैर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 + √2 है ना। 6 + √2 वाले के लिए काम करते हैं ना यार। ठीक है, चलो यहाँ पे हिंट देता हूँ मैं, है ना। सॉल्यूशन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है ना। यहाँ पे क्या है, 6 + √2। आप देखो यार, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे लिख लोगे, है ना। फिर आप 6 + √2 को P/Q के बराबर लिख लोगे। फिर यार √2 इधर आएगा और यहाँ पे P/Q - 6 आ जाएगा। फिर आप बोलोगे यार ये तो परिमेय है जबकि ये अपरिमेय है, तो सारी कहानी फिर से वही आ जाएगी, है ना, कि ये बराबर नहीं हो सकते। बस कर लेना यार इसको आप खुद से, समझ में आ गई बात, है ना। तो इसको आप खुद से कर लेना, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आप खुद कर लेना, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यार ये देखो, ये जो एक्सरसाइज थी 1.2 काफ़ी आसान सी थी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।